बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमें अपना किरदार अदा करना है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से लेके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे बात करेंगे ईरान इसराइल जंग पर, खिते की सूरत हाल पर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी मियाँ खुरम शहजाद साहब को हम खुशामदीद कहें। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। एक और सीनियर साफ़ी बहुत अच्छा तज्जिया देते हैं, बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं और अपडेटेड होते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम ज़ाहिर शाह शराजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे ज़ाहिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सजाद, कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं ठीक। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो खिते की हमारे पड़ोस में जो जंग है जो कि अब उरूज पर चल रही है, अब पता नहीं इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। सब इसीलिए परेशान है। कोई कह रहा है तीसरी जंग अजीम की तरफ हम जा रहे हैं, थमेगी कब? आपका तज्जिया क्या कह रहा है, या मजीद बढ़ेगी, अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा? बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। मेरे ख्याल में इस वक्त कहना तो कबल वक्त होगा, लेकिन आपने देखा कि 72 घंटे में ये जंग जो है तकरीबन इसने पूरे मिडल ईस्ट और पूरे यूरोप अपनी लपेट में लिया। और या तो हम ये कहेंगे कि अमेरिका के जो सदर हैं पहली दफा या उन्होंने इस तमाम मामलात को मिस कैलकुलेट किया या उन्होंने कैलकुलेट ही नहीं किया था। और शायद अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से तमाम मिडल ईस्टर्न ममालिक के अंदर अमरीकी इंटरेस्ट को टारगेट किया गया है। 2 जगह एम्बेसीज बंद करनी पड़ी हैं। आप देखें कुवैत से, यूएई से और दूसरे जो मिडल ईस्टर्न ममालिक हैं वहां से जो गैर जरूरी स्टाफ है, अमेरिकन है, उनको निकलने का कह दिया गया है। बल्कि इवन 2 जगह के ऊपर तो बाकायदा तमाम जितने भी वो ट्रूप्स थे उनको जो है वो निकाल लिया गया है ताकि सेफ्टी उनकी बरकरार है। तो इससे तो अंदाजा होता है कि जंग जो अमेरिका समझ रहा था कि शायद वो सुप्रीम लीडर की शहादत और शहादत के बाद जो है शायद ईरान जो है घुटने टेक देगा, लोग जो है बाहर निकल आएंगे और एक यहाँ पे एक इनकलाब आ जाएगा, वो हुआ नहीं। और बल्कि अब समझ ही पड़ रही है अमेरिका और इसराइल दोनों को कि वो ईरान से जान कैसे छुड़ाएं। बेशक देखें कोलोसल लॉस बहुत हो रहा है, कोलेटरल डैमेज हो रहा है, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो आप देखें जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से एक बड़ा क्लियर मोटिव है कि ईरानी कौम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त खड़ी है शहीद होने के लिए। और बकौल उनके कि जब ये जंग खत्म होगी तो कम से कम अगर ईरान नहीं रहेगा तो इसराइल भी नहीं रहेगा। तो अब आप देखें कि इस हद तक अगर एक कौम रेजिलियंट है वो जा रही है, तो आपके ख्याल से बेशक सुपर पावर है अमेरिका और उसके पास बिल्कुल एक लिहाज से देखा जाए तो मिलिट्री पावर है कि जिस तरीके से इसराइल और दूसरे ममालिक को अपने साथ मिला के वो कत्लेआम कर रहे हैं ईरानियों का, जिस तरीके से धोखे से उसकी तमाम लीडरशिप को जो है वो शहीद किया। मेरे ख्याल में एक मैसेज है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त एक जो अहयाए इस्लाम का एक दौर था ना, वो दोबारा शायद इमाम जो है वो अली खामेनी की शहादत के बाद वो इस वक्त नजर आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल में देखिए नेटो जो है वो इस वक्त ट्रंप के साथ नहीं है, बरतानिया जो है वो ओपनली नहीं खड़ा, वो सपोर्ट जरूर कर रहा है लेकिन जंग में शामिल नहीं होना चाहता। तो इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए मेरे ख्याल में अमेरिका इस वक्त बिल्कुल एक मुखालिफ सिम्त में खड़ा है। और पिछले सॉरी फॉर इंटरप्ट शाह साहब, 2 मेरे सवाल है आपसे। एक ये कि आपके अंदाजे से ईरान के पास डिफेंस करने के लिए, लड़ने के लिए, जंग करने के लिए कितना वेपन है, कितने अरसे तक वो लड़ सकते हैं, कितना जदीद हथियार है उनके पास? दूसरा ये कि जो पड़ोसी ममालिक हैं, पाकिस्तान है या खलीजी रियासतें हैं, क्या वो मदद के लिए जंग में आएंगे, साथ देंगे? देखिए मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो या कहते हैं कि मोरल सपोर्ट हो तो बिल्कुल मौजूद है। पाकिस्तान की भी है, सऊदी अरब की भी है। बेशक सऊदी अरब के ऊपर हमले भी हुए हैं, मिडिल ईस्टर्न ममालिक भी हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ग्राउंड के ऊपर बूट ऑन ग्राउंड को लेके आएगा। लेकिन इस वक्त आपके ख्याल से क्या ईरान अकेला तो नहीं लड़ रहा? इस वक्त बेशक मतलब चाइना ईरान के साथ बैक पे खड़ा है, रशिया खड़ा है। पिछले 8 महीने के अंदर जितना रशियन मिसाइल, रशियन असला या ईरान चाइना की जानब से जो सपोर्ट की गई है, और इस वक्त भी आप देखें मेरे ख्याल में एआई और जितना आपका सैटेलाइट सपोर्ट है वो चाइना की तरफ से हासिल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी देखें प्रोडक्शन के हवाले से तो आपने मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि ईरान एक दिन के अंदर 100 जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, जबकि अमेरिका एक दिन में सिर्फ 7 या 8
पैट्रियाइट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है उनको मारने के लिए जो है वो बना सकता है। तो इस रेशो से आप देख लें कि ईरान की प्रोडक्शन क्या है। तो देखिए मेरे ख्याल से ईरानियन वो कौम है, एक एस्टीमेट के मुताबिक ऐसे यानी 435 शहर ईरान के ऐसे कि जो फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जो अपनी खुराक पैदा करते हैं, अपनी बिजली पैदा करते हैं, अपने मामलात को रन करते हैं। मेरे ख्याल में मेडिसिन जो है ईरान अपनी आप रिलाय करता है, खुद बनाता है। फिर आपके जो उनके डिफेंस में भी इक्विपमेंट है, अपार्ट फ्रॉम जो हाइपरसोनिक मिसाइल है या वो जो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है शाह साहब, एक और सवाल। मेरा सवाल, असेंबली में, कौमी असेंबली में बड़ी जज्बाती तकारीर हुई। कादिर पटेल साहब ने भी बड़ी तकरीरें की और कौम का जज्बा उजागर किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी इस वक्त इख्तियार करनी चाहिए? मजम्मत का तो सिलसिला चल रहा है, मौलाना साहब भी गए कॉन्सुलेट और ताज़ियाती की उनके साथ, ईरानी रहनुमाओं के साथ, आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के साथ। पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री नाउ, मतलब इस सिचुएशन में पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है? देखिए पाकिस्तान ने जो टेक्निकली किया है कि जैसे सऊदी अरब और ईरान और उसको डिफ्यूज करने में बड़ी हद तक मदद दी। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को कन्विंस कर सकता है, कन्विंस कर सकता है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अपने लेवल के ऊपर काफी डिप्लोमेटिकली आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया। सऊदी अरब और ईरान दोनों से बात की और जो एक मुसाद की जानिब से एक प्लानिंग थी कि तमाम मिडिल ईस्ट को जंग के अंदर डाला जाए, एक दूसरे के खिलाफ उसको। ठीक है, पाकिस्तान पिछली जंग में भी काफी हद तक मदद की। अब देखिए अमेरिका और इसराइल जब तक उनके अपने इंटरेस्ट सर्व नहीं होते वो मेरे ख्याल में जंग बंद नहीं करेंगे। और ये लगता है बज़ाहिर कि अगर 2-3 हफ्ते तक ये जंग लंबी जाती है और अमेरिकन बॉडी बैग ज्यादा आते हैं, उनके सिपाही मरते हैं, तो मेरे ख्याल में एक रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा अमेरिका के अंदर खुद होगी कि ट्रंप को दूसरा जो है उसके ऊपर रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा देखिए अमेरिकन अवाम को ये बात बिल्कुल अब कंफर्म हो गई है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने ट्रंप जैसे बेवकूफ प्रेसिडेंट को इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया। और अमेरिकन की जंग नहीं है ये, बिल्कुल इसराइलीज की जंग अमेरिकन लड़ रहे हैं। और इसके ऊपर आप देखें डिप्लोमेट और रिपब्लिकन दोनों उठ खड़े हुए हैं। और अगर बात जाती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की जानिब तो मामलात और खराब हो सकते हैं। तो जो रिजीम चेंज वो करना चाहते थे ईरान के अंदर, वो तो नहीं हो अगर अमेरिका में हो गई, वो अगर अमेरिका में हो सकती है। ओके, मेरे ख्याल में ये आप आज एक प्रेडिक्ट मैं कर रहा हूँ। आप अगर ये जंग 2-3 हफ्ते तक गई तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इस दफा प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी सदारत नहीं बचा सकेंगे। और इट इज रिटन ऑन द वॉल, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में ईरान सस्टेन कर गया है। ईरान की इतनी बड़ी लीडरशिप की कुर्बानी के बाद आप देखेंगे शाह साहब, एक मेरा आखिरी सवाल आप ले लें। ये जो खलीजी रियासतें हैं, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, दुबई, इनमें भी जो अड्डे हैं, जो एयर बेसिस है, जिसको ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, सऊदी अरब कह रहा है कि हम अपनी दिफा का हक रखते हैं और ईरान हम पे हमले ना करे। कहीं ऐसा ना हो कि इन खलीजी रियासतों आपस में लड़ जाएं और ईरान को बड़ा मतलब उसको और मुश्किल पेश आ जाए? देखिए मेरे ख्याल में 3 रियासतें ऐसी हैं जो कि इनडायरेक्टली अमेरिकन आप कह सकते हैं ना कि फ्रंट बेसिस हैं, जिसमें बहरीन है, यूएई है और आप कुवैत को कह लें, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। बाकी आप देखें सऊदी अरब और कतर ने बाकायदा मुसाद एजेंट्स को पकड़ा है जो इन मुल्कों के अंदर बॉम्बिंग कर रहे थे, धमाके कर रहे थे। तो इसका बाद बिल्कुल सामने हुआ कि मुसाद का एक प्लान ये भी था कि तमाम खलीजी रियासतें आपस में लड़ पड़े, ईरान अलग कमजोर होगा जिसके ऊपर बमबारी की जा रही है, और ये रियासतें आपस में लड़ना शुरू करेंगी तो आपस में मरेंगी। अब देखिए एक बिल्कुल आपके ख्याल से आपने एक जो है वो टकर कार्लसन की एक बात सुनी होगी। वो ये कह रहे थे कि आपके ख्याल से क्या इसराइल जो है वो सिर्फ ईरान का दुश्मन है? नहीं, इसराइल कतर का भी दुश्मन है, इसराइल सऊदी अरब का भी दुश्मन है, इसराइल यूएई का दुश्मन है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के प्लान में इन तमाम इलाकों के नक्शे बशमूल सऊदी अरब के मौजूद हैं। अब सीरिया देख लें, सीरिया, लेबनान हुआ, आपका इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, वो इनडायरेक्टली आप समझ लें कि वो इजरायली कॉलोनीज है। ओके, ये जो ममालिक डायरेक्टली आप देख लें 3 जगह से अमेरिकन ने अपनी फौज विड्रा की है, इराक से कर ली है, यूएई से कर ली है और कुवैत से भी कर ली है। बाकी सऊदी अरब का जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कतर की, वो पाकिस्तान की सालिसी से बड़ी हद तक
खत्म होनी शुरू हुई है। और आखिरी चीज देखें, मैं आखिरी बात ये करूंगा कि जहां जहां अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं और वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी पेशगी जो है वो इतला दे दी थी ईरान ने कि वो उन जगहों को टारगेट करेगा जहां अमेरिकन बेसेस है। और इस पे मेरे ख्याल में कतर या सऊदी अरब को एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए, या तो फिर इन लोगों से जान छुड़ानी चाहिए, ये अड्डे खाली करवाने चाहिए, या फिर उनकी तबाही के लिए जो उनको तैयार रहना चाहिए। और आप देख लें, मेरे ख्याल में टारगेटेड प्रिसाइज ऑपरेशन किया है इस वक्त ईरान ने। कहीं आपने नहीं देखा कि सिविलियन जगहों को टारगेट किया गया हो या इंस्टॉलेशन को किया गया हो। जो आर्मको पे अटैक हुआ है वो भी ईरान ने डिनाई किया कि हमने सऊदी अरब में ये हमला नहीं किया। आखिरी एक बात मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इस वक्त मेरे ख्याल में ईरान ने तमाम मिडल ईस्ट के अंदर जितनी उनकी जो इंडस्ट्री थी टूरिज्म की, यहाँ पे बिजनेस की, और ज्यादातर सजाद यहाँ बिजनेस उन लोगों का है जो कि ज़ायनिस्ट लॉबी से ताल्लुक रखते हैं। सही। आपका चाहे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, चाहे जो कंपनीज हैं, तो एक धमाके के बाद तो तमाम लोग भाग गए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ईरान बहुत सक्सेसफुल जा रहा है, उसने उन लोगों की इकोनॉमी को हिट किया है। बिल्कुल, अगर आप ज़ायनिस्ट लॉबी की इकोनॉमी के हिट करेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो इसराइल की जंग ईरान के खिलाफ बेशक अपनी जगह पे वो कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ईरान ने सब उन तमाम टारगेट को हिट किया है जो वो आसानी से कर सकता था। और एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक मैसेज है अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए कि ये जंग उनके लिए इतनी आसान नहीं है जैसे कि वो ओवरनाइट जीतने की ख्वाहिश रख रहे हैं। क्या बात है जी, बेहतरीन तजिया दिया उस्ताद मोहतरम आपने, बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शाही साहब, आपने अपना टाइम दिया। मियां साहब, खित्ते के लिए जंगें अच्छी नहीं होती, लेकिन मामलात बढ़ते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे, आगे क्या देख रहे हैं? देखें, सूरत हाल इस वक्त जो है ना इंतहाई कशीदा है। और अगर आप देखें कि ओवरऑल जो कंडीशन है उसमें आप कह सकते हैं कि दोनों पार्टीज जो है ना, चाहे इसराइल हो चाहे ईरान हो, अपने अपने वो कामयाबियों के वो जो है ना वो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि इसराइल ने इतने टारगेट कर दिए और ईरान ने इतने टारगेट कर लिए। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त जो नुकसान है वो ज्यादा ईरान का हो रहा है। उसकी वजह यह है कि उसके जो बरादर इस्लामी मालिक हैं उस पर जो हमले हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है ना वो सवालिया निशान रखते हैं। भले वहाँ पे उनके दावे हैं कि जनाब अमेरिकन एयर बेसिस हैं या उनके जो है ना अड्डे हैं या वहाँ पे उनके जो है ना बेसिस हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो बरादर इस्लामी मुल्क है। अगर वहाँ पे ईरान हमला करेगा तो फ्यूचर में, जैसे भी सलामती कौंसिल में आपने देखा होगा कि एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क था जिसने जो है ना इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान की हमायत की, और इसके अलावा कोई भी इस्लामिक मुल्क जो है वो ईरान की हमायत में नजर नहीं आया। अगर यही सूरत आ रही तो ईरान बहुत जल्द जो है सफारती तन्हाई का शिकार हो जाएगा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में ईरान की एम्बेसी में जाके ज़ाहिर ताज़ियत भी पेश किया, और जब उनसे पूछा गया कि आप इस जंग को जो है ना किन नज़रों से या किस एंगल से देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जंग जो है इसको थमना चाहिए, रुकना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं बल्कि नुकसान दोनों तरफ होता है, कहीं कम और कहीं ज्यादा होता है। लेकिन अगर कुछ नाअक्बत अंदेश लोग जो ये कहते हुए जो है ना वो खामोश होने का नाम नहीं ले रहे कि हम अपने ही मुल्क के अंदर इंतशार का शिकार होते हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको दो तरह के जो है ना लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे। एक वो ब्लॉक है जो बात करता है कि सऊदी अरेबिया में जो हमले हो रहे हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं, एक वो है जो कहता है कि ईरान ने जो है ना ये बिल्कुल ठीक किया। लेकिन दोनों नजरिए जो है पाकिस्तान के जो है ना अगेंस्ट हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान कभी भी ईरान सऊदिया की जंग का हमायती नहीं है। लेकिन अगर आप देखें हमारे डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, और दूसरी तरफ अगर देखें कि अमेरिका ने कराची कौंसलेट और लाहौर कौंसलेट में अपना तमाम स्टाफ बाशमुल क्रू और उनकी फैमिलीज को इमरजेंसी वापस बुला ली है। अच्छा, ये भी एक जो है ना हमारे उनके साथ सफारती ताल्लुकात का बड़ा नाजुक मोड़ है इस वक्त जो है ना। अगर आप देखें बहुत सारे लोग जो है उनके वो जो है टाइम फ्रेम इंटरव्यूज का था, फिर उसके बाद कोई मेडिकल पे जाने चाह रहे थे, कुछ जो है ना तफरीह करने के लिए जाना चाह रहे थे, टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे थे, वो सब के सब इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल में कैंसिल हो चुके हैं। तो हम अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों को क्यों पनपने दे रहे हैं जब हमें पता है कि ये जंग जो है इतनी जल्दी थमेगी नहीं। अगर ये थमेगी नहीं तो हमें ऐसे मामलात से दूर रहना चाहिए जिससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट डैमेज हो,
पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे वो कौम मिल्लत का हो, चाहे इकॉनमी का हो, चाहे वो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। अगर हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस वक्त लूज कर रहे हैं तो ये हमें लम्हा फिक्री है, हमें इस पे फिलफोर काबू पाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं हम खिते की जंगी सूरत हाल पर। ये ऊँट किस करवट बैठेगा। खबरें ये आ रही हैं कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के साहबजादे मुश्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर के लिए मुंतखब कर दिया गया है या कि किया जा रहा है। अभी तक हतमी रिपोर्ट्स नहीं आई, अलबत्ता उनका नाम गर्दिश कर रहा है। पहले ये भी खबरें चली कि वो जाम शहादत नोश कर गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उनको उस मनसब पे, और फिर आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की तदफीन कब हो रही है। कोई 6 मार्च को कह रहा है, कोई कह रहा था कि आज या कल तक ये मामलात होंगे। इस वक्त हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, टीवी एंकर हैं, सैयद सलमान अकबर में ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे सलमान। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सलमान, पहले ये बताइएगा, आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर कौन बनने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को ताज़ियत पेश करता हूँ, और एक बहुत बड़ा सदमा है आलम इस्लाम के लिए। एक वो रहनुमा, वो रहबर हमसे बिछड़ गया है जो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता था, जो मुसलमानों के मजलूमों के लिए आवाज़ उठाता था, और जो मुसलमानों को मुत्तहद कर रहा था। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक बहुत बड़ा दाई जो है इस वक्त हमारी दुनिया से जो है वो रुखसर हो गया। और जो अमेरिका और इजराइल की जारियत हुई है, जो ये अब मैं कहूँगा इस जारियत के बाद से दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त अमेरिका और इजराइल, उसको तमाम मुसलमान ममालिक 57 कंट्रीज ममालिक को चाहिए कि एक्सेप्ट करें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त जो अमेरिका और इजराइल जाहिरियत दिखा रहा है, बच्चों को मार रहा है। जैसे फलस्तीन में तो बहुत बड़ा जुल्म किया ही है, साथ साथ में ईरान में भी जुल्म शुरू किया है। और जो पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नोबेल प्राइज का जो ऐलान कर रहे थे, उससे गुजारिश है कि वो वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब से कहा जाएगा कि ऐसे, और खासतौर पे जो आपका बोर्ड ऑफ पीस है उससे भी पाकिस्तान निकले, क्योंकि ये दहशत गर्दी फैलाने लग गया अमेरिका और इजराइल के कहने पर ये जो मामलात हैं, जो 150 से करीब जो बच्चियां जो शहीद हुई और उसके बाद से आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद किया और उसके अलावा उनके पूरे घराने को शहीद किया, ये खुली दहशतगर्दी है, दुनिया देख रही है। और उसके अलावा सबसे मेन चीज जो इस वक्त ईरान के इस शहादत के बाद से जो लोगों ने देखा, वो अरब ममालिक का जो किरदार है, अरब ममालिक का जो किरदार है, और जो उसका जो देखा हमने, तो उसकी जो हकीकत, जो असलियत है कि जो अमेरिका को बेस देखकर अपने ही भाई को मरवाने के लिए अपनी जमीनें दी है, उनके चेहरे भी बेनकाब हुए। तो ये जो जंग है, ये इस वक्त पूरे खित्ते में जो फैली हुई है, इसमें कई चेहरे बेनकाब किए हैं ईरान ने। सलमान, ये बताइएगा, 2 खबरें थी, एक तो साबिक सदर अहमद निजात की शहादत की बातें चली, लेकिन आज कुछ सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस गर्दिश कर रही थी कि वो अभी जिंदा हैं, वो उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं था। और दूसरा मुश्तबा ख़ामनाई जो कि साहबजादे हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद के, उनकी भी खबरें चली, फिर अब उनका नाम सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आ रहा है। कुछ इन्फॉर्म करेंगे व्यूअर्स को? नहीं, देखिए, जो मुश्तबा ख़ामनाई जो है उनके साहबजादे हैं, ये बेसिकली अभी तक कोई, ये जहां से जो ऐलान हो रहा है वो इजराइल ऐलान कर रहा है, वो और सऊदी अरब और जो अरब कंट्रीज के जो चैनल्स हैं वो ऐलान कर रहा है। लेकिन ईरान का जो सिस्टम है, वो मजलिस जो खबरगान जो है वो फैसला करती है कि सुप्रीम लीडर कौन होगा। तो मजलिस खबरगान जो है उसने अभी तक फैसला नहीं किया है। ये फेक खबरें या अफवाहें, इस पे तो कोई भी मुसलमान जो है वो, या कोई भी लोग जो है ना, इस पे मतलब आप इस चीज को एक्सेप्ट ना करें जब तक मजलिस खबरगान जो है, उनका जो एक सिस्टम है, जो कमेटी बैठती है, जो मजलिस शुरा है, मजलिस तमाम जो मुश्ताहिद है बड़े टॉप, वो बैठकर वो फैसला करते हैं कि कौन बनेगा सुप्रीम लीडर। तो ये खबर अभी तक, जब तक ईरान मजलिस खबरगान जो है वो इसको तस्दीक नहीं करेगा, तो हम इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये भी बताइएगा कि ईरान, ठीक है, ये भी बताइएगा कि ईरान कितना अरसा ये जंग लड़ सकता है, कितनी कुव्वत अभी है, दिफाई निजाम
कितना फाल है? देखिए, ईरान जो है, ईरान के पास इस वक्त अयान पहले जब 12 दिन की जो जंग हुई तो ईरान ने अपनी तैयारी, जब उस वक्त देखा कि उस वक्त जो मामला थे वो उसने देख लिया था कि क्या क्या चीजें हमारी जो कमी है उसको पूरा किया जाए। और ईरान ने अभी इस वक्त जो मैंने बहुत से जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं, जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे भी मैं राब्ते में था, तो उनसे भी मेरी बात हो रही थी, और जो ईरान में भी जो जर्नलिस्ट हैं हमारे भाई, उनसे भी राब्ते में था। तो उन्होंने जो बातें की है, उन्होंने कहा कि इस वक्त ईरान अगर 1 साल तक जंग हो तो वो 1 साल तक जंग जो है ना वो लड़ने को तैयार है और लड़ सकता है। यहाँ जो बात है कि अमेरिका को जो है जो जंग स्टार्ट की है, ये अभी आप देखें कि तमाम जितने भी अरब ममालिक में जो बेस थे ईरान ने तबाह कर दिया। एक तासुर ये भी जन्म ले रहा है सलमान, कथा कलामी के लिए माजरत, एक तासुर ये भी जन्म ले रहा है कि पहले भी और अब भी ईरान अपने सुप्रीम लीडर की हिफाजत न कर सका, इनकी सफों में गद्दार हैं। देखें, गद्दार की बात नहीं है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास थी वो ऐसी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आपकी दीवार के अंदर तक वो देख सकता है। और जो अभी तक जो आपको पता है कि इजराइल ने तमाम ईरान के जो तेहरान के जो कैमरास थे, स्ट्रीट कैमरास थे, उसको हैक कर लिया है। आप टेक्नोलॉजी में उनसे आप नहीं जीत सकते, टेक्नोलॉजी उनके पास। देखिए, सुपर पावर जंग लड़ रहा है तो सुपर पावर, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है, अमेरिका उसके साथ है, तो एक सुपर पावर आप जंग लड़े एक आम सा कंट्री, छोटा सा कंट्री, ठीक है ना, ये कोई आसान बात नहीं है। यानी कि उनको इतना पता है कि खामनेई साहब अंदर कहाँ बैठे हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी है उनके पास, और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दीवार के अंदर तक देख सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो कैमरे हैक किए, जो स्ट्रीट कैमरे थे, तो ये बोलने की बात गलत है जो लोग कह रहे हैं कि गद्दार थे जिन्होंने अंदर से जो है। देखिए, गद्दार की बात अलग चीज है, गद्दार भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई गद्दारी नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में बैठे हुए थे। अगर बंकर में बैठे होते तो जब समझ में आता कि गद्दारी हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक ऐसी जगह छुपे हुए होते हैं जहां लोगों को नहीं पता होता, वो तो अपने घर में थे। ठीक है, तो हर कोई जानता है, गद्दारी तो हो नहीं सकती ना इसमें। ठीक है, गद्दारी जब हो सकती है जब कोई बंकर में छुपे हुए हो और किसी को पता नहीं हो कि यहाँ खामनेई साहब छुपे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने अपना कीमती मौक़िफ़ दिया। मियाँ साहब, मैंने जो सवाल इनसे पूछा वो आपसे पूछने लगा हूँ, कोई गद्दार हैं सफ़ों में? देखिए, मैं आपके सवाल पे बड़ा हैरान हूँ, और ये सवाल बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ईरान की इस वक्त जो है ना सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत जो है ना वो शहीद हो चुकी हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली गद्दार मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जितनी भी नहीं, वो डिनाई कर रहे थे मौसूफ ना, देखिए उनका अपना तज़िया है ना, वो स्पोक्स पर्सन थोड़ी है ईरान के वो उन्होंने डिनाई कर दिया तो मान लिया जाए। एक तज़िया है उनका। अगर ये सारी चीजें वो वहां पे एलिमेंट्स मौजूद ना हो, स्पाई ना हो, तो कैसे इतनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है? अफगानिस्तान वार अगर आप भूल चुके हैं तो अफगानिस्तान के पास कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई उनके पास कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उन्होंने यूएसए का बराबर साथ दिया और अमेरिका ने वहाँ हार मान के वहाँ से भागे। लेकिन यहाँ पे अगर ईरान की बात की जाए, ईरान अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा एडवांस है टेक्नोलॉजी में भी और दीगर जो है ना तरक्की याफ्ता जो है ना चीज़ों में भी। इवन के जो है ना एटम बम और वो जो है ना एटमी सलाहियत के लिए भी वो जो है ना बरसरे जो है ना वो एक तरफ जो है ना गामजन है। लेकिन अगर गद्दारों की बात की जाए तो गद्दारों की एक लंबी लिस्ट है, जो कुछ सामने आ चुके हैं और कुछ सामने आ रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे शहादत होती है, वहाँ पे एक फोटो वो जो है ना पब्लिक कर दी जाती है, और वो फोटो ऐसी पब्लिक होती है जैसे बिल्कुल वो सानिया मेरे सामने पेश हो, और वो फोटो मैं अपने मोबाइल से बनाऊं और सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट कर दूं, तो पता ये चलता है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से इतना कामयाब ऑपरेशन हुआ और ईरान को इतना बड़ा लॉस उठाना पड़ा। दूसरी बात, अगर आप देखें कि खलीजी मालिक ने कोई भी जो है ना फाइट बैक नहीं किया, ईरान ने जो भी किया अभी तक खलीजी मालिक ने मासवे मजम्मती बयान के अलावा कोई भी उनको जो है ना जवाबी हमला नहीं दिया। मासवे इस बात के तनबीह की कि खुदारा समझ जाए, और हम आप अगर लड़ेंगे तो इसका फायदा दुश्मन मुल्क को होगा, ना कि आपको या किसी और को। लेकिन अगर वो फिर भी इन चीजों से बाज ना आए तो सफारती तन्हाई, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, उसका शिकार हो चुके हैं और मजीद वो शिकार हो जाएंगे। ओआईसी का इजलास कहाँ है मुझे आप बता दें। खलीजी मालिक में से किसी एक ने मजम्मत की, अफ्रीका में जो मुस्लिम मालिक है किसी एक ने मजम्मत की, ऐसा कहीं भी नजर नहीं है। एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो उसकी सपोर्ट भी कर रहा है, अखलाकी हमायत भी कर रहा है। लेकिन अगर यही रवश ईरान ने अपनी बरकरार रखी
तो मैं समझता हूँ शायद वो अपनी इस हमायत से भी महरूम हो जाएगा। चलें जी, एक वक्फे का मुझे कहा जा रहा है, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और फोन कॉल पे भी हमें ज्वाइन किया है। आपकी एक लेगेसी है पाकिस्तान की सियासत में, जुल्फकार अली बदर साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सर खुशामदीद कहेंगे जुल्फकार अली बदर साहब। बहुत शुक्रिया सर। आप जुल्फकार अली बदर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये टाइम ऐसा है कि आपका तजिया बड़ा इसमें मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट तजिया आपने देना है। ये अजीबो गरीब खित्ते पे जंग, हम दोनों तीनों तरफ हमारी, हम मतलब सेफ कंट्री पाकिस्तान को कहा जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है? पाकिस्तान की तरफ न सिर्फ खलीजी रियासतें, ईरान भी शायद अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। इस ऐसी खतरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और बड़ा ही पर्टिनेंट और पर्टिकुलर सवाल है आजकल के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। अब कि पाकिस्तान को सबसे पहले हमें तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और बीबी शहीद को, जिन्होंने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। इसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर देखें कि कितनी इंपॉर्टेंस बन गई है जोग्राफिकल लोकेशन, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी बन गई है ग्लोबल स्टेज पे कि पाकिस्तान ने जो अभी माजी में इंडिया के साथ एक एडवेंचर हुआ, उसमें पाकिस्तान ने जो रिबर्टल दिया, उसके बाद से पाकिस्तान की सिचुएशन चेंज हो गई। और आप देखें फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की पहले बहुत कमजोर थी, फिर कंफ्यूजन का शिकार थी, फिर उसके बाद कोशिश की कि टाइज बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम्स पे मुल्कों के साथ रीजनली, इंटरनेशनली, ग्लोबली तमाम फोरम्स के ऊपर कनेक्टिविटी बेहतर हो। बट उस सारे के बाद अब तो पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी का लेवल है वो ही चेंज हो गया। आप देखें आपके मुल्कों के साथ बायलैटरल रिलेशन है, चाइना के साथ, टर्की के साथ, अमेरिका के साथ, हमसाया ममालिक के साथ, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, सऊदी अरब के साथ आपका स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, एक मुआहिदा है। फिर आपने अफगानिस्तान के साथ, आपको अफगानिस्तान आप पे हमला कर रहा है, आप अफगानिस्तान को भी जवाब दे रहे हैं। आपने बलग्राम बेस में इजराइल के सारे ड्रोन्स को भी तबाह किया। चाइना रशिया भी आपकी तरफ देख रहा है, अमेरिका भी आपको अप्रिशिएट कर रहा है, और आप यहाँ पे ईरान के ऊपर हमले को कंडेम भी कर रहे हैं, और तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज पे भी हमले को कंडेम कर रहे हैं, और तमाम मिडल ईस्टर्न इस्लामी मुल्क भी आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप एक ग्लोबल स्टेज पे इस्लामिक मुल्कों के अंदर एक इस्लामिक लीडर के तौर पे उभर गया है पाकिस्तान। ये हमारी जो फौजी सरबरा है फील्ड मार्शल साहब, ये उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनकी जवामर्दी और बहादुरी की वजह से पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया है। अदरवाइज फौज के अंदर बहुत सारे जो है चीफ गुजर के गए हैं, लेकिन इस किस्म का स्टैंड लेना भी हर एक के ऊपर नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और फिर पाकिस्तान के इंटरनली आप देखें कि एक पार्टी के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे, इकोनॉमिक पॉलिसी पे, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए सारे ख्वाह हैं कि हम सारे एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी का रास्ता लेके आए, और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। लेकिन ग्लोबल हालात अब ऐसे बन गए हैं कि जहां पे इंडिया, इजराइल और अमेरिका वो इस्लामी ममालिक के खिलाफ एक कट किए हुए हैं, खासतौर पे ईरान के खिलाफ, और अगली उनका जो टारगेट है वो पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। बट उनको इस बात का पता नहीं है कि पाकिस्तान इंटरनली अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने एटमी और न्यूक्लियर पावर के साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और फिर आपको जो दोस्त ममालिक की सपोर्ट के साथ आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं तो पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और आप ही को ये रोल आता है, आप ही को रोल प्ले करना है कि आप ईरान के साथ मामलात को, क्योंकि अमेरिका भी उस नैच पे पहुंच गया कि ईरान उसकी बात नहीं सुन रहा, और अमेरिका अगर अब घुटने टेक के बैकआउट करता है तो उसकी
साख मुतासर हो जाती है। अच्छा, तो ये sorry, पाकिस्तान sorry, को ही रोल ठीक है। प्ले करना पड़ेगा कि आप मीडिएट करवाएं ईरान और अमेरिका के बीच में, लेकिन उसके लिए आप टाइमिंग का वेट करें, पाकिस्तान की लीडरशिप टाइमिंग का वेट हाँ, this is- करिए। किस टाइम पे हमने आके इंटरवीन करना है और अमेरिका को कहना है कि अब आप ठहर जाएं, हम आपको ये मामलात को करते हैं। तो पाकिस्तान इसलिए अब चौकस होके खड़ा होके देख रहा है। अच्छा, मेरा मैं उसी तरफ आ रहा था, आपने खुद ही रोशनी डाली कि अमेरिका आपको लगता है पीछे हटेगा? ईरान कितना मजबूत है, उसका दिफा कितना मजबूत है, कितने दिन वो सस्टेन कर सकता है, उसकी मेन लीडरशिप जामे शहादत नोश कर गई है, क्या फिर हमें ये हमारे सर सहरा जाएगा जैसे अफगानिस्तान और अमेरिका का जब मामला होता तो पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था दोनों मुल्कों के बीच में? आपको लगता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ अमेरिका देखेगा कि आए आप बीच में हमारी इज्जत बचा लें, आसान अल्फाज में? ये देखें, ये टाइम आ ही जाना है, क्योंकि इसके बगैर अमेरिका की जो साख है ना वो मुतासर ही रहेगी। अदरवाइज अमेरिका के पास बचने का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना वो स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो बंद कर दिया है। दुनिया की ट्रेड बंद हो जानी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जानी है, और तमाम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, अरब ममालिक की ख्वाहिश है कि यार ये जंग बंद हो। तो ये जंग ईरान बंद करने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तो ताजा ताजा जख्मी है, उसकी लीडरशिप को आपने अमेरिका ने, इजराइल ने मारा है। तो वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जवाबी अटैक करें, और उनका कम से कम अटैक भी जो उनका अमेरिका की छोटी चीज को भी जब वो गिराते हैं ना, तो अमेरिका जैसे बड़े मुल्क के लिए चुभता है उनको कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। हम इनको मना कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ना ये डर रहे हैं, ना बाज आ रहे हैं, ना ये किसी टेबल पे आ रहे हैं। क्योंकि आप देखें इस सारे तनाजुर के अंदर ओमान के अंदर से जो उनके वजीर खारजा का बयान आया था वो सबसे रिस्पॉन्सिबल बात थी। उन्होंने कहा था कि जब ईरान आपके साथ बैठ के मामलात को तय कर रहा था और चीजों को खत्म कर रहा था, तो आपने हमला क्यों किया? बात तो ये है कि आप ईरान की तरफ से तो कोई ऐसी पहल नहीं थी। तो ये जो पहल की गई जिसकी वजह से अमेरिका की जहां जो प्लेटफॉर्म्स थे, चौकियां थी, तो उनको भी टारगेट किया गया, सऊदी अरब के अंदर भी, दुबई के अंदर भी। तो ये बेसिकली तो मुसलमानों को आपस में लड़ाने का एक मामला था, जिसके अंदर इजराइल ने शायद एक अमेरिका को भी साथ मिला लिया। अदरवाइज आप देखेंगे आने वाले दिनों में ओमान ही एक ऐसा मुल्क का प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे होंगे, पाकिस्तान उसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेगा, इंशाल्लाह। और वहां पे बैठ के आप तमाम इस्लामी ममालिक और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वहां पे बैठेंगी, और ये एक आपका मुआहदा होगा कि जनाब ये चीजें ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आपको ईरान को अभी ठंडा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि ईरान अभी उस पॉइंट पे नहीं है कि वो अपनी लीडरशिप का जो कुर्बानी दे के अभी फौरी ठंडा होके बैठ जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अली बदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ दिया। खुर्रम साहब, अली बदर साहब ने कहा कि अभी वो जख्मी हैं, अभी तो तदफीन भी नहीं हुई, शायद कुछ दिन बाद ये मामला मतलब ठंड की तरफ जाएगा, और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जो सालसी में आएगा और ये जंग के जो साए मंडला रहे हैं जिसमें जानी माली नुकसान हो रहा है, उसमें बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, मैं इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरत जो है ना वो तज़िया पेश किया। देखिए इस वक्त ईरान की ओवरऑल देखा जाए ना, सुप्रीम जितनी भी लीडरशिप है उस वक्त जो है ना शहीद हो चुकी है, और उनका भी जो है ना वो सद्देबाब करना इसलिए ज़रूरी है कि उसका जैसे उन्होंने खलीजी ममालिक पे अटैक किया तो खलीजी ममालिक में कोई भी फाइट बैक नहीं की, बल्कि उसका जो है ना एक मुज़म्मती बयान और एक जो है ना नोटिस जारी किया कि बाज आ जाए। दूसरा जो है ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वजीर खारजा इसहाक डार साहब ने भी जो है ना आज ईरानी कौंसलेट का जो है ना ईरानी वो दौरा किया और वहाँ पे अपना जो है ना ताज़ियत पेश की, और ताज़ियती पैगाम में भी उन्होंने ये कहा कि हम ईरान के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और साथ साथ इसके उन्होंने ये भी गुजारिश की कि आप जितने भी खित्ते की सूरत हाल को आप देखें समझें, क्योंकि हम किसी भी ऐसी चीज़ के मुतामिल नहीं हो सकते कि खलीजी ममालिक हों या ईरान हो, इस वक्त हम किसी को भी तनहा नहीं छोड़ सकते। चाहे ईरान की बात की जाए, खलीजी ममालिक की बात की जाए, हमारे इस्लामी मुल्क हैं,
लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान को पहले इंडिया की तरफ से जो है ना वो बहुत सारे मसाइल का सामना था, और इंडिया के साथ साथ फितना हिंदुस्तान के साथ साथ अब फितना ख्वारिज भी है। तो हम एक साथ जो है ना 3 मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे जो है ना वो बरसरे वो जो है ना पुकार हैं और ठीक है। अमन के ताई हैं। हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन हो, खित्ते में जंग ना हो, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्द जो है पाकिस्तान इसमें जो है ना अपना रोल प्ले करेगा, और इंशाल्लाह दोबारा पीस, और जो इसराइल की मजमूम ये एक साजिश थी ये बेनकाब होगी, और अमेरिका को बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि इसमें कोई इस्तेमाल हुआ है, इसमें कोई अमेरिका का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि अमेरिका को शदीद मुंह की खानी पड़ी है। उसकी सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है कि आप देखें कि इस वक्त जो है ना कराची कौंसलेट, लाहौर कौंसलेट ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, वहाँ पे काम बंद हो चुका है। तमाम सफारती अमला, क्रूज, जितने भी लोग हैं अपने अमेरिका को वो वापस लौट चुके हैं। तो ये नुकसानात जो हैं सफारती सतह पे, ये खाली ईरान नहीं बल्कि हमसाया ममालिक जो है उसका भी शिकार होंगे। लेकिन बहुत जल्द जो है आप देखेंगे सूरत हाल थोड़ी अलग आपको नज़र आएगी। आयतुल्लाह खamenei का जो है ना जनाजा भी होगा, तदफीन भी होगी, और इंशाल्लाह पीस भी होगा, और हम दुआ गो हैं उन शहादतों के, और अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे, और अल्लाह उनके जितने भी लवाहिकीन हैं अल्लाह उनको सब्र जमील पे अजर अजीम अता करे। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।